हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन कल भी हमने बात की थी मिथ्स पर। डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया था, क्लियर किया था कि मिथ्स क्या होती हैं, और आज भी हम इसी पे बात करेंगे और भी जो चीज़ें हैं आपको क्लियर आउट करेंगे। जो भी आप लोग समझते हैं कि ये मिथ्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर और डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हमारे शो पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, दीगर मसाइल जो भी हैं, मिथ्स के अलावा आप जो पूछना चाहते हैं वो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब कल भी हमने मिथ्स पे बात की थी और आज भी हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन कल जाते जाते आपने एक बात कही थी अंडे के हवाले से जी जी कि जो कच्चा अंडा खाते हैं वो इतना मुफीद नहीं है या नहीं खाना जी चाहिए, ये भी एक मिथ है, तो आप इसको ज़रा क्लियर आउट करते हैं। जी। देखें, अंडे के हवाले से ये है कि रॉ एग यानी अनकुक्ड, या अंडर कुक भी नहीं कहूँगा, अनकुक्ड यानी आपने ऐसी तोड़ा और उसको जाके पी लिया जाए, एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, वो मौजूद होता है। अब सैल्मोनेला बैक्टीरिया जब होता है, ये जब हम रॉ एग खाते हैं यानी कच्चा अंडा खाते हैं, तो ऐसी सूरत में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है सैल्मोनेला की, और जो कि मोशंस का सबब बनती है। इवन इसलिए कहा जाता है कि इसको एज अ परगेटिव भी यूज़ किया जाता है। तो इंटेस्टाइनल इरिटेशन होगी जब बैक्टीरिया बढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में अवॉइड करना चाहिए कि रॉ एग की फॉर्म में लिया जाए, इसको हाफ कुक कर लिया जाए एटलीस्ट। मैंने तो जैसे हम कहते हैं ना गर्म दूध में, अगर आपने सुना हो, जितने भी बुज़ुर्ग हजरात हमें बताते हैं कि गर्म दूध के अंदर इसको लिया जाता था बिल्कुल, तो जो 100 डिग्री के ऊपर, यानी गर्म दूध यानी बॉइल्ड, तो 90 डिग्री पर भी अगर अंडे को डाला जाएगा तो वो अपनी शक्ल जो है उसकी प्रोटीन्स की नेचर बदल जाती है। इवन स्टडीज़ भी आई और उसमें ये बात साबित हुई कि जब अंडे को हल्का सा हीट अप कर लिया जाए, यानी उसमें कच्चापन उसका ख़त्म किया जाए, तो उसके जो प्रोटीन्स हैं उसमें और जो उसमें कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जहाँ तक मिथ्स का ताल्लुक़ है, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लोगों का एक फर्म बिलीव बन गया है और वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकअप होते हैं। जब मैं ये प्रोग्राम करने, हमने इस टॉपिक सोचा था, नाज़मीन को ये बात पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम ये तमाम चीज़ों को उठाएंगे, लोगों में डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारों का ये भी ख्याल होगा कि क्या बेकार बात कर रहे हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो हम ये बात नहीं कहते, बहुत सारी चीज़ें अगर सदियों से गलत भी चली आ रही हैं तो वो बेहतर की जा सकती हैं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जब तक वो प्रूवन है, अगर वो प्रूव हो जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ों पे तो हम कहते हैं बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है, अंधा इत्माद है और वो होना चाहिए, एतकाद है हमारा। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ वाजे हो रही है, पहले बहुत सारी, मैं अभी आपका इंशाल्लाह अभी हम नाज़रीन जिक्र करेंगे मिथ्स का, तो उसमें आपको बताऊँगा कि पहले क्या थाट्स थे और अभी इसमें क्या फ़र्क आ गया। जी सही। एक कॉलर हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे मसाने में गदूद है। जी जी। मेरे मसाने में गदूद है तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता, मुझे कोई दवाई बताएं जिससे ये गदूद खत्म हो जाए। अच्छा, देखिए बात ये है कि आपने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने क्या सजेस्ट किया आपको? ऑपरेशन का सजेस्ट किया है? उन्होंने ऑपरेशन का मशवरा दिया आपको? नहीं, उन्होंने मशवरा नहीं दिया। उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा आप गुर्दों में पथरियां थी, वो उन्होंने दवाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा थोड़े दिनों बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं चाहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा और जो भी अपनी रिपोर्ट्स हैं, जो उसमें फाइंडिंग्स हैं, वो मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको सही एडवाइस कर सकूं कि जो आप ये बात बता रहे हैं कि जी सिस्ट बनी हुई है, अगर तो ब्लैडर में अगर कोई सिस्ट बन गई है, जैसे आप गोली कह रहे हैं या बॉल बन गई है, तो वो किस हद तक है और क्या है, ठीक है, ताकि उसकी डिटेल्स पता चले तो मैं आपको सही मशवरा दे पाऊँगा। अगर मैं इस वक्त अभी आपसे डिस्कस करूँगा पूरा केस तो टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। डॉक्टर साहब का कुछ ही देर में नंबर आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो ठंडा मौसम होता है वो बीमारी का सबब बनता है, तो ये भी क्या मिथ है? अच्छा, देखें, इसमें एक दो चीज़ें हैं। मैं वजह से कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें बिलीव हैं, बुज़ुर्ग कहा करते थे और बहुत वाज़े तौर पे उनका ही बहुत कंसेप्ट क्लियर था कि ठंड जो है वो लगती नहीं, असर करती है। सही। ठीक है। मैंने अपनी दादी से ये जुमला सुना कई दफ़ा कि सर्दी जो है वो लगती नहीं है, असर करती है। इसी तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का एक्सपोजर होना उस सूरत में कि जब आप एक नॉर्मल मॉडरेट क्लाइमेट में रहने वालों में से थे,
तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आता है गर्म ठंडे का। लेकिन जो सर्द इलाकों में फॉर एग्जांपल रहते हैं तो उसमें चाहे वो कोयटा हो गया, हमारे जो अब यानी बालाई इलाके हैं जितने, तो शुमाली इलाका जाता उसमें अगर जो ठंड ऑलरेडी थ्रू आउट द ईयर रहती है तो वहाँ अगर आप देखें तो खुदा ना खास्ता ऐसा वो बीमारी का सबब नहीं बनता है। सिर्फ एक्सपोजर होना, अगर उनका एकदम से गर्मी में एक्सपोजर होगा तो वो बीमारी बन सकती है, नुकसान कर सकता है। लेकिन एक ही टेम्परेचर के अंदर अगर आप रहते हैं, जो बाहर के कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, -30 टेम्परेचर्स में, तो वो एक्चुअली बीमारी का सबब नहीं बनता। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम फैज अहमद है और मैं दो रोज पहले भी आपको फोन कर चुका हूँ जी अपने घुटने की तकलीफ के लिए। जी जी हेलो। जी 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 कहिए। घुटने में तकलीफ मुझे है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी जी फैज साहब। जी हाँ, तो इसके लिए कुछ दवा बताइए घुटने की तकलीफ के लिए। अच्छा, आपके घुटने में जो तकलीफ है, आपने मुझे थोड़ा याद रह जाता है, असल में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मिक्सअप हो जाता है बाज़ औक़ात। आप फैज़ साहब चाहूँगा कि आप मुझे ठीक 1 बजे कॉल कीजिएगा, 1 और 1:10 के दरमियान, यानी 1 बजे मेरी से। अच्छा, कल भी हुआ कि मुझे कॉलर्स कॉल कर रहे थे, कुछ वजूहात की बिना पे मैंने काफ़ी थोड़ा सा लेट मोबाइल खोला, नमाज का टाइम था, तो मैं माजरत चाहूँगा उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे कॉल की हो और वो ना कांटेक्ट हो पाया हो, और जो डिस्कस करना चाह रहे थे मुझे आज कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 1 से 2 बजे के टाइम पे इंशाल्लाह मैं उनको एडवाइस कर दूंगा। जैसे फैज साहब आपने कहा, मेडिसिन मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह घुटने के दर्द के लिए बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त ऑन एयर नहीं ब्रांड नेम नहीं ले सकता, मेंशन कर सकता, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? इस सवाल ये है कि मेरी ना ये वीकनेस इतनी हुई है, टांगों में बहुत पेन जाती है, और उसके वाले से मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया। कितनी उम्र है राशिद साहब आपकी? मेरी उम्र सर है 33 है। 33 ईयर्स है, माशाल्लाह यंग एज है, आप यंग है काफ़ी। जी जी सर, वीकनेस इतनी हुई है कि समझ के बहुत ज्यादा हुई है, टांगों में बहुत पेन हो रही है। टांगों से मुराद पिंडलियों में होती है, टखने में है? पिंडलियों में, और ऐसा होता है खून में ना, जो है ना वो कीड़ियां जो चल रही होती है, वो होता है। अच्छा, फीलिंग आती है। कोई मेडिसिन तो आप यूज़ नहीं करते आ रहे थे? नहीं, मेडिसिन में कोई यूज नहीं कर रहा था सर। अच्छा, मैं चाहूँगा अगेन कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा दर्द के लिए। लेकिन एक बात जहन में रखें, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए भी है और जो लोग सुन रहे हैं, कि पिंडलियों में जो दर्द है ना, 2-3 खास वजूहात हैं इनकी। एक तो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, खासतौर पे इस एज के अंदर, जो आप अपनी एज बताई, जैसे 30s की बात करूँ, 30-40 एज में अगर पिंडलियों में इस तरह दर्द हो रहा हो, तो हमें 2-3 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, चलना फिरना भाग दौड़ नहीं है, एक बात। दूसरी वजह जो है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी पिंडलियों में दर्द होता है, कैल्शियम की वजह से भी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली मुतासिर होती है जब आप कोई भी बॉडी की मूवमेंट कहीं पे एक जगह रोकते हैं। कहते नहीं है कि हमारा पैर अगर एक ही जगह रखा रहा हो, कहते हैं पैर सो गया, उसकी वजह ही होती है कि बेंडिंग हो रही होती है, सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है, नर्व्स दब रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में फंक्शन जो है वो मुतासिर होने लगता है, एक्टिविटी मुतासिर होने लगती है। तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अर्ली उठें, डाइट का अच्छा इस्तेमाल करें। डाइट का जैसे हम जिक्र करते रहते हैं, आपको बताया, एडवाइस किया, तो इंशाल्लाह ये दर्द खुद ही कम होंगे। बजाय इसके कि इसमें दर्द की मेडिसिन का सहारा लिया जाए, एक हद तक कर सकेंगे ना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, इससे ज़्यादा आप मेडिसिन दर्द की नहीं खा सकते, आपको गैप देना पड़ेगा। ऐसी सूरत में फिर मज़ीद आपको ज़्यादा दर्द फील होगा, जैसे ही दवाई अपना असर ख़त्म करेगी, पेन आपको फिर ज़्यादा फील हो सकता है। तो वजह को ख़त्म किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब को कॉल करना, तो आप कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर साहब कहते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि स्वीटनर्स जो हैं वो कैंसर कॉज करता है, तो ये भी क्या मिथ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर डॉक्टर साहब हम कॉलर भी साथ में ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है सर आपका? जो मेरा सवाल है, मेरे वालिद साहब को घुटने में और टांगों में बहुत दर्द होता है। जी, ठीक है, क्या ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सिर्फ घुटने में और टांग में दर्द होता है? टांग में दर्द होता है। चलना फिरना कैसा है? चलना फिरना तो ज़्यादा ही है उनका। अच्छी बात है, ठीक हो गया। उम्र कितनी है?
उम्र 60 साल है। 60 साल है। मैं चाहूँगा कि अजीम साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मेडिसिन में एडवाइस कर दूंगा और एक आध और डाइट के हवाले से थोड़ी सी एडवाइस की जाएगी उनको, ठीक है? ठीक है। इसी नंबर पे? नहीं, हाँ जी, अभी इससे के बाद जो है आपके मेरा सेल नंबर डिस्प्ले होगा, तो वो सेल नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे बात हो रही है मिथ्स की। जो भी आपको लगता है कि आपके ख्याल में ऐसा है कि ये मिथ्स है, इसको क्लियर कर लेना चाहिए डॉक्टर साहब को कॉल करके, तो आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं। हमारी नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। और ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि जो स्वीटनर्स हैं क्या वो कैंसर कॉज करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मिथ्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी ये भी एक ऐसी मिथ है जो डेवलप हुई। लोगों ने ये भी कहा, एक ज़माना था कि जब इसका स्वीटनर्स का यूज़ बढ़ा था, और बीच में एक दौर ये भी आया कि जब लोग अवॉइड करने लग गए। देखिए, कुछ स्टडीज़ कुछ जगहों पे की जाती है, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में बाज़ औक़ात कोई ऐसी ऑल्टर्ड चीज़ें आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके लिए एक कंसेंसस डेवलप हो जाए फौरी तौर पे और ये चीज़ एक लागू कर दी जाए, एज अ रूल बन जाए कि ये चीज़ उसके साथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हम इस स्वीटनर की बात कर रहे हैं, सैक्रीन्स हैं बेसिकली, जो स्वीटनर्स है ज़्यादातर वो सैक्रीन्स हैं। इनमें इनका ये कि इनमें जो स्वीटनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। यानी अगर एक चमचे से एक चुटकी, बिल्कुल आप कंपैरिजन दे सकते हैं, बहुत थोड़ी सी चुटकी और 1 से 2 बड़े चमचे, उतनी ही मिठास का कंसेप्ट आ जाता है। तो आपको कैलोरीज, एक्चुअल मकसद ये होता है कि आपको स्वीटनेस भी मिल जाए, क्योंकि आप अमूमन जो भी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं शौक़ की हैसियत से, तो वो फिर आप अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको टेस्ट नहीं लगेगा, तो आपको स्वीटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा और कैलोरीज भी नहीं होंगी। लेकिन ये कंसेप्ट कि खुदा न खास्ता इससे कैंसर डेवलप हो जाता है या कैंसर हो जाता है, ये चीज़ इंतहाई गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इंटरनेशनली जिसमें ये चीज़ प्रूफ हुई कि इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात ध्यान में रखें कि FDA जो है, फूड ड्रग अथॉरिटी जो है, वो जब इन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन रखती है तो स्टडीज़ के बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ डेवलप होने लग जाए तो इनको बैन लगा दिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि कैंसर डेवलप हो रहा हो किसी चीज़ से और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो, सवाल ही पैदा है, तो इसके ऊपर फिर ब्लॉकिंग हो जाती है। तो इसमें कोई ऐसी ब्लॉकिंग नहीं है, अवेलेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कौन बात करिए? मैं सिर्फ मसूद बात कर रही हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मैं ब्लड प्रेशर की गोलियां लेती हूँ जी। नॉर्मल 25 mg की। ठीक है। तो वो ना सुबह को जो लेती हूँ तो वो तो ठीक है, जो शाम 6 बजे 2 गोलियां हैं, तो शाम 6 बजे के बाद ना वो गोली लेती हूँ तो मुझे फिर बहुत कमजोरी होती है, काम नहीं होता और चक्कर आते हैं। अच्छा, देखिए, आप 25 मिलीग्राम की शाम को भी इस्तेमाल कर रही हैं टिनोबिन? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? चक्कर आते। मेरे ख्याल से टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम करें अपना, और मुझे बताएं कि आप ये शाम में भी इस्तेमाल कर रही हैं? हेलो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ जी। ये है कि मैं 25 mg की गोली सुबह लेती हूँ। ये टीवी वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें सही सुन नहीं पा रही हैं आप। जी, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़मीन, डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन उमैर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी। आउट ऑफ वे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं तो नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन कैप्टन सज्जाद गुल वाज माय कोलीग एंड बडी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके लिए प्रोग्राम के लिए दुआ कीजिए। जो भी मरहूमीन है बिल्कुल इसमें जिनकी डेथ हुई है, और ये वाकया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बर्ड हेट या किस्म का नहीं, मल्टीपल फेलियर ऑफ इन फ्लाइंग मशीन, तो इसमें कम अज कम इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इसको। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जैसे हम बहुत ही नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन कल से जो ये तकलीफदेह खबर हमने सबने सुनी है, तो अफसुर्दगी अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आ रही थी कि ऐसा कैसे हो गया।
और वो तो इंजन फेलियर एकदम से, या तो बर्ड्स की अगर जो बात करते हैं कि जी बर्ड्स टकरा रही हैं, तो बैक वक्त दोनों इंजन्स के ऊपर बर्ड्स टकराना पड़ी, अजीब सी बात है। मैं कहा ना हम बहुत नॉन टेक्निकल। और दूसरी बात है कि लैंडिंग गियर अगर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम होता है तो लैंडिंग गियर की सूरत में बहरहाल प्लेन जो है वो लैंड किया जाता है, और वो आप कहते हैं ना फोमी होता है, कार्बन फोम्स जो होते हैं उसके ऊपर लैंडिंग की जाती है अगर इमरजेंसी सिचुएशंस हो, लेकिन इंजन वर्क कर होते हैं। सडन फेलियर है, कंटेमिनेशन ऑफ द फ्यूल की भी बात की गई, सुनने में आया बहुत सारे चैनल्स में। तो बहरहाल ये है कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड ट्रांसपेरेंटली, इसको होना चाहिए। और ज़्यादातर बहुत ही कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, अल्लाह उनको सब कुछ जन्नत नसीब करे, शहादत का दर्जा उन्होंने पाया। लेकिन बहरहाल ये तकलीफ की खबर है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्निकल फेल्योर है, लैंडिंग गियर्स और साइमल्टेनियसली साथ ही बोथ इंजन कोलैप्स कर जाते हैं। ये तो इसको एयरबस इंडस्ट्री को जो डिकोड करेंगे आपका ब्लैक बॉक्स, उसमें ये चीजें सामने आनी चाहिए। और हमारे पास 11 और जहाज हैं जो कि लीज पे लिए गए, जी तो जी, इसके लिए इस मामले को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल किसी सूरत में ये बर्ड हिट नहीं है, और अगर ये बर्ड हिट होता तो जो पायलट थे, मैं तो कैप्टन सज्जाद गुल को पिछले 30 साल से मेरा उनका तल्लक था, जी जी, और उन्होंने बिल्कुल ही वॉज नॉट कंफ्यूज्ड। उन्होंने मेडे कॉल की, और मेडे कॉल के अंदर सबसे पहला रिस्पांस होता है कि अगर बर्ड हिट होता तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते, उसमें वो मेंशन करते कि मुझे बर्ड हिट हुआ है। बिल्कुल। ये तो इसमें एवियोनिक्स का फेलियर लगता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन लगता है, जी तो इसको इंक्वायर होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं सुंबल बात कर रही हूँ और चुंगी से बात कर रही हूँ मैं। जी, क्या सवाल है आपका संबुल? कॉल आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और मिथ कहते हैं कि जब बुखार होता है तो अक्सर अमूमन घर वाले क्या करते हैं कि आपको खाना भी बंद कर देते हैं, पीना भी बंद कर देते हैं कि बुखार में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जी बिल्कुल, देखें ये एक बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन मैं अगर कहूँ तो हमारे बचपन से ये चीज़ चली आ रही है कि जब कभी भी बुखार हुआ तो रोटी बंद करते हैं, इसको चावल बंद करते हैं। इवन फ्रूट्स, मैंने ये सुना कि फ्रूट्स बहुत सारे नहीं देते, जूसेस नहीं देने हैं, और बुखार में ड्रिप नहीं लगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं। देखें, बुखार एक तो मैकेनिज्म है आपका, प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का, बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अगर कोई कॉल हो तो मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं फिर इसको कंटिन्यू रखूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं लुबना बोल रही हूँ गुजरांवाला से। जी लुबना, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, पेट में ऐसे अक्सर जो खाना खाती हैं वो पेट पे हजम, जैसे वजन तो हो जाता है मगर गैस बन जाती है और वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, गैस का बहुत मसला रहता है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 38। चलना फिरना आपका कैसा है? वॉकिंग यानी तेज वॉकिंग? मैं जब चलने फिरने की बात करता हूँ या पूछता हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि एक एक्सरसाइज जहन में रखते हुए कि आज मुझे वॉक करना है 15 मिनट या 10 मिनट तेज वॉकिंग, ऐसा होता है? करती हैं आप? हाँ जी, वॉक मैं करती हूँ मगर आजकल रमजान की वजह से इतनी वॉक नहीं कर रहे, तो अक्सर मुझे गैस का बहुत ऐसे प्रॉब्लम रहती है, खारा सा पेट में हो जाता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि मैं आपको एक वजह बताऊं कि जब भी गैसेस का जिनको प्रॉब्लम होता है, पेट फूलने की शिकायत ये अब कॉमन होती जा रही है, इसकी दो वजूहात हैं। एक, क्योंकि डाइट जो हमारी है, जो हमारा खाना पीना है, ज़ाहिर है इम्प्योरिटीज़ उसमें ज़्यादा हैं, अब प्योर नहीं है। हम अक्सर ये आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं और हमारे फोर फादर्स भी कहते हैं कि हम जो वक्त अपने वक्त में खा लिया वो बहुत खालिस होता था। हकीकत में इम्प्योरिटीज़ इस तरह की नहीं थी जो आज सुनने में आती हैं। चाहे वो आपका आटा, दाल, चावल, घी, हर चीज़ के अंदर आपको टाइप ऑफ क्वालिटीज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता नहीं हम तो कौन सी क्वालिटी खा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा, जंक फूड का इस्तेमाल जो पहले नहीं होता था वो बहुत बढ़ गया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखिए, वॉकिंग का इसलिए कह रहे होते हैं, आंतों की मूवमेंट जो है एक तो खुद अपने तौर पे मूव कर रही है, प्लस वो अपने में स्पेस बनाती है। जब आप चलते हैं तो आपके एब्डोमेन जो है वो सॉफ्टनिंग पैदा होती है, आपकी मसल्स काम कर रही होती हैं, तो हाथों को इंडिविजुअली भी वो मूव करवा रही होती है, जिससे आपकी जहाँ पे गैसेस ऑब्स्ट्रक्शन हो यानी रुकावट आए तो वो रिलीज भी होगा। तो ऐसी सूरत में चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन यूज़ कर लेने का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेडिसिन 15 दिन 10 दिन में वही बात कहूँगा, आपको इसका हल यूँ निकालना पड़ेगा कि आपको वॉकिंग इस तरह तक बढ़ाएं, थोड़ी एक्सरसाइजेज बढ़ाते हैं।
आप उठक बैठक की एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इससे वजन में भी फ़र्क आएगा, फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही बेहतर होगी। बार बार ये लफ्ज़ कहता हूँ, आप यकीन करें, मुझ समय मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हमें जंग लग रहा होता है। इस जंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दवाई किस हद तक आप मसल रिलैक्सेंट्स लेंगे, किस हद तक एनाल्जेसिक लेंगे, आपको खुद भी सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात? वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, आबिद इशाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मेरे ना पाँव में जो है, पंजों में ये सुन रहते हैं। अच्छा। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर अभी रिसेंटली चेक किया था। जी तो उसमें जो है वो आया था कि बॉटम लाइन में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप प्रेस करें तो शुगर नहीं होगी आपको। ठीक है। HbA1c आपने करवाया था? जी, सारे टेस्ट करवाए थे। ठीक हो गया। तो अभी देखें, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैं इसलिए बताऊंगा एक जनरली आबिद साहब कि ये जो प्रॉब्लम आती है, पैरों में सुइयों का चुभना या पैरों में सुन इसका महसूस होना, ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बाज़ औक़ात अलामात में अगर हम जहाँ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया की बात करते हैं कि प्यास ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा पास होना, ये अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ इस टाइप की अलामात भी शुरू हो जाती हैं कुछ पेशेंट्स में। तो ऐसी सूरत में आपको शुगर पे कंट्रोल फौरी तौर पे चाहिए। एक होता है ना कि बॉर्डर लाइन आ गया, ठीक है, लेकिन इस बॉर्डर लाइन से नीचे लाने के लिए भी आपको कम से कम टाइम चाहिए होता है। आपकी बॉडी को पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। जो बॉडी बिगाड़ पैदा कर रही है शुगर की ज़्यादती की वजह से, उसमें उतना ही टाइम, महीना 2-4 महीने चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी के साथ बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे शुगर, फास्टिंग और रैंडम्स, तब जाके ये जो अलामात हैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आना शुरू होगी। क्योंकि अगर मैं मेडिसिन की बात करूं पर्टिकुलरली, तो नमनेस को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है ना। और बाकी वॉकिंग और एक्सरसाइज, इससे इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे बात हो रही है मिथ्स पर, और भी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त का एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है आज मिथ्स पे। डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, अमूमन लोग कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी हाइट जो है वो कुछ बढ़ी हुई होती है, ये भी एक मिथ है? अच्छा, ये मिथ नहीं है, अगर कहा जाए तो ये बात सही है। अच्छा। कि अमूमन जब हम रात भर सो के उठते हैं सुबह, तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लेंथ हमारी बढ़ती है। अच्छा, ये जब थोड़ी सी का वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ कहते नहीं, बहुत थोड़ी, 0.5 सेंटीमीटर to 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम। और इसकी वजह शायद ये होती है कि दिन भर जब हम चलते फिरते हैं, काम कर रहे होते हैं, उठते बैठे होते हैं, तो ऐसी सूरत में कंप्रेशन हर लेवल, क्योंकि हमारी बोन्स के दरमियान जो है वो नरम जो है पैड्स होते हैं, सॉफ्ट पैड्स हैं जो फ्रिक्शन से बचाते हैं। ये तमाम पैड्स क्योंकि इलास्टिक पैड्स हैं, इनमें कंप्रेशन का लेवल है, जब बोन की तरह हार्ड नहीं होते। तो हर अपने लेवल के ऊपर जब कंप्रेशन होते होते तो तकरीबन 0.5 to 1 सेंटीमीटर कुछ केसेस में आपको मिलता है कि वो थोड़ी कंपैरेटिवली हाइट ज़्यादा लगती है। ओके, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इलियास बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, सवाल मेरा डॉक्टर ये है कि ये मैं बिल्कुल एक रोटी से भी कम खाता हूँ तो वो हजम नहीं होती है, मैदा इतना कमजोर है, और पानी भी हजम नहीं करता है मैदा। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी ये 48। 40 साल है? 50 से 2 साल का। अच्छा, 48, ठीक है। और ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम? शुगर लो रहती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, बस ये शुगर मैंने चेक कराया था तो लो रहती है। अच्छा, ठीक है। वजन कितना है आपका? हाइट और वजन, हाइट भी अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा है। 5.5 फुट है, और वजन जो है मेरा 85। वजन तो आपका माशाल्लाह ठीक ठाक है, 85। अगर 5.5 पे मैं बात करूं जी, तो अब पॉइंट सिर्फ ये आता है, आपने कहा कि रोटी हजम नहीं हो रही होती है और इवन पानी भी बाज़त आपको हजम नहीं होता, ऐसा ही है ना? जी। फिजिकल एक्टिविटी कैसी है? मैं जब प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ तो फिजिकल एक्टिविटी ही बताइएगा। बिल्कुल सही है।
जी, क्या बताइएगा, फिजिकल एक्टिविटी Physical- कैसी है? वो बिल्कुल सही है। क्या और कोई मतलब तकलीफ आप नहीं होती। एक्सरसाइज करते हैं सुबह शाम 10 से 15 मिनट डेली? नहीं, मैं फोरस में हूँ, पुलिस में हूँ। वर्क तो हमारी होती रहती है, कोरस भी किए हुए हैं, उसमें वर्क 6-6 महीने हमने कोरस किए हुए हैं। वर्क बहुत किया है। ठीक हो तो गया। मैं पैदल बहुत चलता हूँ, पैदल बहुत चलता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या तो इंशाल्लाह मेडिसिन भी आपको हम थोड़ी सी एडवाइस करेंगे सपोर्टिवली देखने के लिए। बाकी सिर्फ ये है कि खाना हजम करने का ताल्लुक ये है कि खाने के फ़ौरन बाद चल्या नहीं करें, ठीक है? ये बात ध्यान में रखें कि खाना खाया तो खाने के बाद हमारे अमूमन लोगों का ख्याल ये कि आप टहल लें, थोड़ा चहलकदमी कर लें ताकि खाना हजम हो जाए। चहलकदमी अगर खाने के फ़ौरन बाद करेंगे तो खाना देर से हजम होगा, बजाय इसके कि जल्दी हो। तो कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आप बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि मैदे को अच्छे से ब्लड सप्लाई जाए, वो पैरों में ना जाना शुरू कर दे, क्योंकि आपको चलना फिरना होगा। आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, उसके बाद फिर चलें फिरें, तो इंशाल्लाह वैसे ही आपकी भूख जो है उसमें बेहतरी आएगी और हाजमा भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा बात कर रही हूँ। Yes. डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी। कि ना टाइफाइड हुआ था मुझे कि जनवरी को, तो उसके बाद ना एक मिनट, थोड़ा सा दोबारा कहिएगा, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी। जी आसमा, मुझे जनवरी को ना टाइफाइड की शिकायत हुई थी, तो मैं पूरा कोर्स करवा लिया स्टेनम इंजेक्शन का। तो वो लेने के बाद मुझे ना 99 बुखार जो है ना वो रहता है। तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर कह रहे हैं आपने सिर्फ पैनाडोल खानी है। क्या ये टाइफाइड के इलामात अभी भी हैं मेरे अंदर के? ये मेरे साथ कितना टाइम आपको टाइफाइड में हो गया? फरवरी को हुआ था मुझे। फरवरी, मार्च, अप्रैल में। अच्छा देखें, ज़रूरी नहीं है, अमूमन मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि टाइफाइड फुल्ली क्योर्ड हो जाता है। 10 से 14 दिन का इसका ट्रीटमेंट है, और अब तो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और मतलब जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और होना नहीं चाहिए इसका। अगर 99 आपको फीवर रह रहा है तो पहली बात ये कि किस टाइम पे, किसी एक टाइम पे हो रहा है या हर टाइम पे हो रहा है? आप ये मतलब को उतरता चढ़ता किस टाइम पर है, को पता है आपको? कभी कभार होता है मुझे, और स्टेनम इंजेक्शन जो है ना मुझे एट अ टाइम तीन टाइम पे लगे थे मुझे। वो तो ठीक है, इंजेक्शंस आपको लगे थे, एंटीबायोटिक्स के ही इंजेक्शंस दिए गए होंगे। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आप जो हैं ब्लड टेम्परेचर जो है वो टाइमली मॉनिटर कर रही है कि इस टाइम से हो रहा है, इस टाइम पे नहीं हो रहा है। एक चीज़ आप करिए कि देखिएगा कि किस टाइम पे बढ़ रहा है और किस टाइम पे नहीं हो रहा, और अगर पूरा 2-2 दिन गायब है टेम्परेचर तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। पैराडोल का यूज़ यानी पैरास्टामोल या एसिटामिनोफेन, इसको यूज़ ना करें तो बेहतर है, ठीक है? थोड़ा सा वॉच ये रखें, अपनी थोड़ा सा ग़िज़ा को बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना अच्छा करें, डाइट बेहतर होगी तो ये कवर अप हो जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ पैरास्टामोल से आप जो है वो लोअर डाउन करते रहेंगे, ये नुकसान देगा। तो आप वॉच करें, ऑब्जर्व रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ये नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, हम लोग वाइंड अप पे जाएंगे, आप जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? देखें, मिथ्स में मैं यही कहूँगा, कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं, वो मिथ्स कहला दी जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंसेस हैं पुराने लोगों के, उसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी जगह इफादियत रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हो सकता है कि वो असर ना हो या वो चीज़ ना हो जो उनके जहन में थी। साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। अपने तौर पे बस एक चीज़ ध्यान में रखें, लोगों से सुनने पर कि फ़ला ने ये कहा था तो हम ये कर लेते हैं। इवन यहाँ तो लोग ऑपरेशन डिसाइड कर जाते हैं कि उनकी फैमिली में 2 ने इस तरह का, बिल्कुल उनके जहन में बिल्कुल कॉपी बनाते हैं कि इस तरह का केस हुआ था और उन्होंने ये ऑपरेट करवाया था, तो ये ऑपरेट नहीं करवाया था। ऐसे डिसीजंस, इतने बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ हम सुनने सुनाने पे कर लेते हैं, ये चीज़ मुनासिब नहीं है, इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला, जो कल हादसा पेश आया है जहाज़ का, बस दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम दे, और जो बच गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। बहुत बड़ा हादसा है, यकीनन जिनके लोग, जिनके प्यारे इस दुनिया से गए हैं वो बहुत ज़्यादा दुख में होंगे, गम में होंगे, और बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करें। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।